एक समय की बात है। मनोहरपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था, जहां मीना नाम की धोबिन रहती थी। मीना की 2 बेटियां थी, जयंती और बाला। जयंती, साबुन खत्म हो गया है, पंडित जी की दुकान से एक कपड़े धोने वाले साबुन की टिक्की ले आ। बाला, जा दुकान से साबुन की टिक्की ले आ। अंधी है क्या, दिख नहीं रहा? मैं खाना बना रही हूँ और माँ ने तुझे आवाज दी है, तू जाकर साबुन ले आ। मेरे बालों में मेहंदी लगी हुई है, आज मुझे बाजार जाना है। मैं नहाने के बाद तैयार होने जा रही हूँ, बाजार तो मुझे भी जाना है। तुम दोनों लड़ना बंद करोगी या नहीं? आखिर बाला को ही उठकर दुकान जाना पड़ा। शाम को मीना अपनी दोनों बेटियों के साथ बाजार गई। जयंती एक चप्पलों की दुकान पर रुक गई। उसे दुकान में रखी गुलाबी रंग की चप्पलें बहुत पसंद आ गई। माँ, मुझे वो चप्पल खरीदनी है। बेटी, इस समय मेरे पास पैसे नहीं है, तुम 1 महीने का धैर्य रखो। दिवाली आने वाली है, ढेर सारे कपड़े धोने को मिलेंगे, फिर अगले महीने मैं तुम्हें चप्पलें दिला दूंगी। नहीं माँ, मुझे अभी खरीदना है, वरना मैं घर नहीं जाऊंगी। 1 महीने रुकने में क्या जा रहा है जयंती? तुम चाहो तो मेरी चप्पल ले लेना। तेरी सड़ी हुई चप्पलें मैं नहीं पहनूंगी और ना ही महीने भर का इंतजार करूंगी। मुझे गुलाबी वाली चप्पलें अभी चाहिए। मीना की माँ ने दुकान वाले से पैसे उधार करके जयंती को चप्पलें दिला दी। बाला, जयंती चप्पल खरीद रही है तो एक जोड़ी तुम भी खरीद लो। नहीं माँ, मैं 1 महीने बाद खरीद लूंगी। घर में नमक खत्म हो गया है, आप नमक खरीद लीजिए। काश जयंती भी तुम्हारी तरह धैर्यवान होती। समय बीतने के साथ मीना कपड़े धो धोकर कमजोर होती गई और मीना की दोनों बेटियां शादी के लायक हो गईं। मीना ने अपनी दोनों बेटियों की शादी तय कर दी। शादी से पहले मीना को भयानक बुखार आया और वो खटिया से उठ नहीं पाई। मीना ने जयंती और बाला को अपने पास बुलाया। बेटियों, तुम दोनों की शादी तक मैं जीवित नहीं रहूंगी। मैं तुम दोनों को शादी का तोहफा देना चाहती हूँ। मीना जयंती को एक बहुत सुंदर साड़ी और बाला को एक नमक का डिब्बा देकर मर गई। माँ ने मेरे लिए इतनी सुंदर साड़ी दी है और तेरे लिए एक नमक का डिब्बा? तू इसी लायक है। नमक ही सही, माँ ने दिया है, इसलिए ये मेरे लिए बहुत कीमती है। कुछ दिनों बाद जयंती और बाला की शादी हो गई। दोनों के पति घर जमाई थे। घर के आधे आधे हिस्से में दोनों अलग अलग रहने लगी। एक दिन जब बाला अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे वही नमक का डिब्बा मिला जो उसकी माँ ने उसे दिया था। मैंने ये डिब्बा आज तक खोलकर ही नहीं देखा है, इसका थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कर लेती हूँ। जब बाला ने डिब्बा खोला तो डिब्बे में नमक के साथ एक पर्ची थी। ये साधारण नमक नहीं है बेटी, इस नमक को कढ़ाई या किसी बर्तन में डालकर बर्तन को अच्छे से ढक देना और फिर 5 मिनट मन में उस पकवान के बारे में सोचना जो तुम बनाना चाहती हो। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाओगी तो पकवान तुम्हें तैयार मिलेगा। एक बात का विशेष ध्यान रहे, ढक्कन 5 मिनट से पहले नहीं हटाना है। बाला ने अपनी माँ का जादुई नमक प्रयोग करके देखा। उसने कढ़ाई में चुटकी भर नमक डालकर कढ़ाई को थाली से ढक दिया और 5 मिनट तक छोले के बारे में सोचती रही। 5 मिनट बाद जब उसने थाली हटाई तो कढ़ाई में गर्मा गर्म छोले तैयार थे। बाला का पति मकान बनाने वाला मजदूर था। बाला ने अपने पति से कहा, आप मजदूरी छोड़िए और हलवाई बन जाइए। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मेरे पास माँ का जादुई नमक है। जादुई नमक की मदद से बाला का पति हलवाई बन गया और अच्छे पैसे कमाने लगा। बाला के घर से जब रोजाना स्वादिष्ट पकवानों की महक आती तो जयंती की जीभ ललचा जाती। बाला इतने अच्छे पकवान रोजाना कैसे बना रही है? एक दिन जयंती चुपचाप बाला के बाथरूम में जाकर छुप गई और उसने बाला को जादुई नमक का इस्तेमाल करते देख लिया। अच्छा, तो माँ ने तुम्हें जादुई नमक दे दिया और मुझे एक बेकार सी साड़ी पकड़ा दी। ये नमक कुछ दिन के लिए मैं ले जा रही हूँ। तुमने बहुत पकवान खा लिए, अब मुझे भी खा लेने दो। एक बात का विशेष ध्यान रखना जयंती, 5 मिनट से पहले ढक्कन मत हटा देना। जयंती जादुई नमक अपने घर ले आई और उसने भगोने में नमक डालकर भगोने को ढक दिया। जयंती गुलाब जामुन के बारे में सोचने लगी, लेकिन उससे 5 मिनट का धैर्य नहीं रखा गया। इतनी देर हो गई, अब तक तो गुलाब जामुन तैयार हो जाने चाहिए।
जयंती ने 5 मिनट से पहले ही भगोने का ढक्कन हटा दिया। भगोने से एक भयानक नाग नागिन का जोड़ा निकला और उसने जयंती को डस लिया। कुछ देर बाद जयंती का पति जब घर आया तो वो जयंती को अस्पताल लेकर भागा। बड़ी मुश्किल से जयंती की जान बच पाई। माँ ठीक कहा करती थी बाला, काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसा धैर्य होता। माँ जानती थी कि मेरे अंदर धैर्य की कमी है, इसलिए माँ ने जादुई नमक मुझे नहीं दिया। तुम ही इस नमक की सच्ची हकदार हो। विद्या और मनोज की शादी की सालगिरह थी। उनके शादी को 1 साल हो गए थे। आज के दिन तो कुछ अच्छा बना लेती। ये क्या फीका और बेस्वाद खाना परोसा है। इससे अच्छा तो मैं किसी होटल में जाके खाना खा लेता। मैंने बहुत कोशिश की है आज अच्छा खाना बनाने की। कोशिश ही करती रहोगी या कभी बनाओगी भी अच्छा खाना? जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। छोड़ो तुम विद्या, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। ऐसा मत कहिए प्लीज। दूसरी सुबह मनोज ऑफिस के लिए तैयार होते हुए विद्या को कहता है, आज टिफिन मत बनाना तुम, वैसे भी डस्टबिन में फेंक देता हूँ मैं तुम्हारा टिफिन। और आज तो प्रियंका और मैं बाहर जा रहे हैं खाना खाने। विद्या उदास होकर बैठी है। उसकी सास आकर उससे बात करती है। माँ जी, मैं सच में कोशिश करती हूँ अच्छा खाना बनाने की, पर मनोज कभी भी मेरे खाने से खुश नहीं होता। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बहू, उसे क्या मालूम एक औरत को कितना सारा काम होता है। उसे तो लगता है औरत बस सुबह से शाम तक अच्छा खाना ही बनाती रहे। विद्या और उसकी सास खाना बनाने में लग जाते हैं। मनोज उस दिन ऑफिस से वापस नहीं आया। विद्या और उसकी सास मनोज का इंतजार करते हुए ही सो गए। मनोज दूसरी रात को आया। बेटा, ऐसे बिना बताए तू कहाँ चला गया था? प्रियंका के साथ था। हमने डिनर बाहर ही कर लिया, इसलिए मैं लेट हो गया। और मैं घर आऊं भी तो क्यों, खाना तो मैंने उसके साथ ही खा लिया था। मनोज कमरे में जाकर सो गया। विद्या किचन में बैठी रो रही है और उसकी सास भी आंखों में आंसू लेकर उसके पास आती है। बहू, मुझे माफ कर दो। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी कि ये लड़का ऐसा बेशरम और बदचलन बन गया। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? ये हम दोनों का महत्व समझेगा। हे अन्नपूर्णा माता, आप ही कोई आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति मेरे खाने से संतुष्ट हो जाएं और हमें छोड़कर कहीं और न जाएं। विद्या के चूल्हे के सामने एक मसाले का डब्बा प्रकट हो जाता है और चूल्हे से आवाज आती है, विद्या, खाने में इस मसाले का एक चुटकी डालो और अन्नपूर्णा माँ का जादू देखो। विद्या और मनोज की माँ हाथ जोड़कर चूल्हे से जादुई मसाला ले लेते हैं। विद्या खुशी से खाना बनाती है और उसकी खुशबू से मनोज की माँ भी बहुत खुश हो जाती है। रात को मनोज बहुत लेट आया और आते ही बोला, मैं 1 हफ्ते के लिए ऑफिस वालों के साथ एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। सुबह जल्दी निकलना है, इसलिए अब मैं सो रहा हूँ। पर मनोज, खाना? मैंने खा लिया है। मैं सुबह 5 बजे निकल जाऊंगा तो मुझे सुबह भी कुछ नहीं खाना। विद्या और मनोज की माँ उदास हो जाते हैं। उन्होंने सोचा था अब आखिरकार मनोज उनके हाथ का खाना खाकर खुश हो जाएगा। दूसरी सुबह, इससे पहले कि विद्या और मनोज की माँ उठ पाते, मनोज घर से निकल चुका था। अब उन्हें अपने जादुई मसाले का कमाल देखने के लिए 1 हफ्ते का इंतजार करना था। रात का बचा हुआ खाना विद्या ने अपने पड़ोसियों को थोड़ा थोड़ा दे दिया। विद्या, ये कौन से होटल का खाना दिया है तुमने? मेरे बच्चे तो अपनी उंगलियां चाटते रह गए। हाँ बिल्कुल, मैंने तो इतना अच्छा खाना आज तक नहीं खाया विद्या बहन। ये कोई होटल नहीं, मेरे अपने हाथों से बना हुआ खाना है। मेरी मानो तो तुम एक होटल ही खोल लो, लोगों की लाइन लग जाएगी। बिल्कुल खोल लो एक होटल विद्या, गांव वाले चट कर जाएंगे तुम्हारा खाना। विद्या खुश होकर अपनी सास को सब बताने आती है। दोनों मुस्कुराते हुए बात करते हैं। अब विद्या जब भी खाना बनाती थी, पूरा गांव उसकी खुशबू से मोहित हो जाता था। कितने लोग उसके घर खाना चखने आए और सब ने विद्या को यही बोला कि उसे एक होटल खोल लेना चाहिए।
आखिरकार सास बहू ने सोचा कि घर के आगे एक छोटा सा ठेला खोल सकते हैं। उन्होंने 2 ही दिन में एक ठेला खोल लिया और उनके ठेले के आगे गांव वालों की लाइन लगी होती थी। माँ, मनोज को गए हुए 1 हफ्ते हो गए। आज वो वापस आकर हमारे हाथ का खाना खाएंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। मैं तो उनका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हाँ बेटी, मैं भी उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब मनोज घर आएगा और खाना खाकर तुम्हारी तारीफ करेगा। मनोज आता है और रोने लग जाता है। विद्या और मनोज की माँ उसे देखते रहते हैं। फिर मनोज थोड़ी देर में बात करना शुरू करता है। मुझे माफ कर दो विद्या, माँ मुझे माफ कर दो। क्या हुआ आपको? आप किस बात की माफी मांग रहे हो? बेटा, क्या हो गया? माँ, विद्या, मैं किसी बिजनेस ट्रिप पे नहीं बल्कि प्रियंका के साथ चुपके से शादी करने गया था। मैंने सोचा था कि उसके साथ 1 हफ्ता रहूंगा, फिर हम दोनों कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। बेशरम, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? उस प्रियंका ने मुझे अच्छा खाना खिलाने के चक्कर में सुबह दोपहर शाम होटल से खाना मंगवा के मेरा पूरा वॉलेट खाली कर दिया। मेरी तबीयत भी खराब हो गई, फिर भी उसने एक बार भी मुझे घर का खाना नहीं खिलाया। मैं उसके साथ 7 दिन रहकर बहुत पछता रहा हूँ। मुझे माफ कर दो विद्या। नहीं करेंगे हम तुम्हें माफ। तू क्या सोचता है? तू कुछ भी कर लेगा और हम चुपचाप तुझे माफ कर देंगे? विद्या बिना कुछ बोले बस रो रो कर दोनों की बातें सुन रही थी। थोड़ी देर में विद्या बोली, मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए मनोज, और तुमने इतनी आसानी से किसी और से शादी करने का सोच लिया। मैं फिर कभी तुम्हारे खाने की बुराई नहीं करूंगा विद्या, बस मुझे माफ कर दो इस बार। विद्या और मनोज की माँ ने मनोज को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और जाते हुए मनोज अपने घर के आगे लगे खाने के ठेले पर लगी लाइन देखकर दंग रह गया। मनोज ने अपने घर के आगे लगी लाइन देख के खाना चखने का सोचा और वो खाना खा के दंग रह गया। ये खाना जो उसकी बीवी ने बनाया था वो हर होटल के खाने से अच्छा था। विद्या और उसकी सास मिलके जादुई मसाले की मदद से गांव के बड़े नामी होटल वाले बन गए और मनोज शहर में कहीं अकेले बैठ के अपनी किस्मत को कोसता रहा।